आप सभी व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के ट्यूटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से। और इन क्लासेस के जरिए शाम को 4 से 5 बजे के बीच मैं आपको बताता हूँ आपकी अप्रोच इंग्लिश को लेकर के क्या होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आज सुबह का सेकेंड आर्टिकल करेंगे, बैलेंसिंग एक्ट इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में चल रहा है जो झगड़ा उसके ऊपर। देखिए अप्रोच वही रखनी है, ट्रांसलेशन तो करना ही है, लेकिन ग्रामर और वोकैबलरी को अलग से फोकस देना है हर सेंटेंस की। तो जो भी आज ग्रामर वोकैब हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, आप अप्लाई करेंगे इस क्विज़ के ऊपर। क्विज़ में अगर 5 में से 5 नंबर आते हैं तो आपको समझ में आ जाता है सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो गए हैं और सारी वोकैबलरी आप सीख चुके हो, है ना। सब लोग इसका ट्राई दें। वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन लाइव करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीख। कह रहे बैलेंसिंग एक्ट। देखिए बैलेंस करने का मतलब होता है संतुलन में लाना, एक्ट का मतलब होता है कोई काम। कह रहे संतुलन में लाने का काम हो रहा है, बैलेंस बनाने का काम हो रहा है। और बात किसकी हो रही है? बात हो रही है ऑन इंडिया स्टैंड इन इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। बात हो रही है इंडिया के स्टैंड की इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का जो झगड़ा है उसके ऊपर। कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत सीधा सा वर्ड है, इसके कुछ अच्छे मैं आपको सिनोनिम बता देता हूँ। रस्साकशी होता है टग ऑफ वॉर। कॉन्फ्लिक्ट का एक सिनोनिम है रस्साकशी, टग ऑफ वॉर। इधर से आपने रस्सा खींचा, उधर से उसने रस्सा खींचा। फेस ऑफ बोलते हैं और ऑल्टरकेशन बोलते हैं। ऑल्टरकेशन एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें हाथ कम चलते हैं और मुंह ज़्यादा चलता है, समझ गए ना। जिसमें आप नॉइजी क्वारल होता है, आपस में बहुत लड़ाई होती है, शोरगुल होता है। चलिए कौन किसका कॉन्फ्लिक्ट है और क्यों हो रहा है ये मालूम चलेगा टाइटल पैराग्राफ से। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है, जितना ग्रो करने में हेल्प करोगे उतना अच्छा है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल वाईटी, हर पीडीएफ मिलेगी आपको यहाँ पे, साथ ही साथ आपको वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज्वाइन कर लें आज ही, है ना। 12,000 मेंबर्स हैं। इंस्टा पे भी हूँ मैं ऑफिशियल वाईटी के नाम से। आपकी करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इंस्टा पे आप फॉलो करके मुझे मैसेज करके बताएं। कह रहा है इंडिया शुड अपोज इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स ऑन इजराइल एंड डिसप्रोपोर्शनेट बॉम्बिंग्स ऑन गाजा। कह रहा है इंडिया को अपोज करना ही चाहिए, इंडिया को विरोध करना ही चाहिए उन अटैक्स का इजराइल के ऊपर जो इनडिस्क्रिमिनेट है, जो अंधाधुंध है। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अंधाधुंध। अच्छा, और किसका अपोजिशन करना है? दूसरा, इंडिया को अपोज करना है डिसप्रोपोर्शनेट बॉम्बिंग का, जरूरत से ज़्यादा बॉम्बिंग का गाजा पट्टी के ऊपर। तो इंडिया को बोलना चाहिए दोनों ही चीज़ें खराब है। अगर गाजा पट्टी ने रॉकेट दागे इजराइल के ऊपर अंधाधुंध, वो भी गलत है। और अगर इजराइल अब उन रॉकेट्स का जवाब बड़े बड़े मिसाइलों से दे रहा है बॉम्ब लगा करके, तो ये भी गलत है। समझ गए। सब्जेक्ट है आपका इंडिया, वर्ब है शुड अपोज। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना पहला काम है। हर आर्टिकल की हर लाइन को मैं सब्जेक्ट देता हूँ ब्लू कलर और वर्ब देता हूँ उसकी पिंक कलर से, साथ साथ पकड़ते जाया करो। अब वर्ड्स देख लो, ये वर्ड कैसे बना है इनडिस्क्रिमिनेट। देखो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। अगर कोई चीज़ इनडिस्क्रिमिनेट है तो वो अंधाधुंध है, कोई भेदभाव नहीं करती है। जैसे कोई बीमारी है, कोई भेदभाव नहीं करती है वो, आप अमीर हैं या गरीब हैं। जैसे कोई वॉर है, जंग है, गोलियां चल रही हैं, कोई भेदभाव नहीं करती हैं वो, चाहे वो किसी सोल्जर को लगे चाहे वो किसी सिविलियन को लगे, ठीक है ना। तो इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब यही होता है बिना भेदभाव वाली कोई चीज़। इसको हैपोजिट बोल दो, डिसल्ट्री बोल दो, केओटिक बोल दो, सब इसके मोटे मोटे सिनोनिम्स हैं। डिसप्रोपोर्शनेट, इस वर्ड को तोड़ेंगे। देखिए प्रोपोर्शन का मतलब होता है हिसाब, डिसप्रोपोर्शनेट मतलब जो हिसाब से बाहर हो। आपको मैंने छोटा सा पत्थर मारा, आपने मुझे गोली मार दी, तो ये आपका जो रिस्पॉन्स है डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स है, एक्सेसिव भी है और अनरीजनेबल भी है ना। तो प्रोपोर्शन से बाहर है, उस आयाम का नहीं है जिस आयाम का होना चाहिए। इस वर्ड को ऐसे तोड़ के रखें। चलिए एक समरी मैं आपको दे देता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया लगे किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी ये है कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच की लड़ाई चल रही है, बहुत सालों से चल रही है, बिल्कुल हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा ही इनका मामला है। इस बीच में फंस गया इंडिया, क्योंकि इंडिया का दोस्त है इजराइल। और पैलेस्टीन जो है उसका अगर इंडिया ने विरोध किया, अगर पैलेस्टीन का साथ नहीं दिया, तो अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया का दुश्मन बन जाएगा। सारी अरेबियन कंट्री हैं जो वो इंडिया के खिलाफ हो जाएंगी। तो इंडिया फंस गया किसकी जो है साइड को इस बार में ले। लेकिन इंडिया ने एक बैलेंसिंग एक्ट को करने की कोशिश की है, दोनों को थोड़ा थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया और दोनों को ही थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया है। हमारा आर्टिकल क्या कहना है? कह रहा है एक तो बहुत डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से इंडिया ने इस काम को किया है, लेकिन इसी बीच में थोड़ा सा एथिकली और मॉरली भी इंडिया को देखना चाहिए। इजराइल की गलती थोड़ी ज़्यादा बन रही है, क्योंकि अब वो सिविलियंस पे हमला कर रहा है गाजा पट्टी के अंदर। तो इस मामले में थोड़ा सा डिप्लोमेसी को छोड़ करके खुले तौर पे इंडिया को इजराइल को थोड़ा सा कंडेम करना चाहिए। समझ गए।
एनालाइजिंग टोन है, पूरी बात को एनालाइज कर रहे हैं क्या हो रहा है, थोड़ा सा एथिकल बात करेगा, मोरल्स क्या होते हैं, नैतिकता क्या होती है, तो एथिकल और एनालाइजिंग आज की टोन मान सकते हैं। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को, लेकिन उससे पहले बहुत लोग मुझसे सवाल यही पूछते हैं कमेंट्स में, सर पेपर नज़दीक है, कहाँ से शुरू करना है तैयारी को। तो शुरू करने के लिए आपको सीधा सा एक काम करना है, चैनल के जाना है होम पेज पे। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, होम पेज पे जाओ और ऊपर ही रखिए प्लेलिस्ट कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जब तक तुम्हारी नींव नहीं बनेगी ना, तब तक उस नींव पे इमारत नहीं बनेगी। ये है तुम्हारी नींव। आज से शुरू कर दो इस पर काम करना। 42 वीडियोज़ हैं, 2 वीक में, 3 वीक में, आराम से देखो, समझ समझ के देखना है ना, समझना है, ऐसे नहीं है इसको वेब सीरीज़ बना करके देखने लग जाओ। आराम से देखो लेकिन समझ के। इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लोगे तो सारी वीडियो लाइन से दिख जाएंगी, ऐसे आपको बाहर से नहीं दिखेंगी। प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कर लेना। अब देखो इसी प्लेलिस्ट के नीचे आपको मिलेगी 2 प्लेलिस्ट और, एक एसएससी की, एक बैंक वालों की। ये पेड कंटेंट है, लेकिन कहने भर का पेड है, नाम भर का। छोटा सा कंट्रीब्यूशन मैं इसका रखता हूँ। इसमें मैं आपको सिखाता हूँ पेपर को अप्रोच कैसे करना है प्रैक्टिकली। आप इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं। 50-60 वीडियोस दोनों में अलग अलग रखी हैं प्लेलिस्ट में। फ़ायदा उठाने के लिए आप मेंबर बने, ज्वाइन बटन पे प्रेस करके इस वीडियो को प्ले करना। यहाँ पे सब कुछ आपको सिखाया हुआ है। शुरू करें। मेंबरशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। चलिए, कह रहा एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेशन ऑन संडे ऑन द गाजा कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया, अ नॉन परमानेंट मेंबर attempted a delicate balancing act by reaffirming its traditional support for the Palestine cause without abandoning its new friend Israel। कह रहा यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की सुरक्षा महासभा की ओपन सेशन में, ओपन सेशन का मतलब है अभी इसको जानबूझ करके खोला गया है, सबके लिए ओपन है और इसको इमरजेंसी में लगाया गया है ना, वैसे ही रेगुलर सेशन नहीं है। तो कह रहा है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के ओपन सेशन में, और ये कब हुआ, इस संडे को, इस रविवार को, और कहाँ पे, गाजा कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। कह रहे ये जो सारा सेशन था, इस सेशन के अंदर इंडिया जो है, जो कि एक टेम्परेरी मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है, कुछ ही साल के लिए मेंबर है, कह रहे इसने अटेम्प्ट किया एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट को, एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट, एक ऐसा संतुलन बनाने का काम जो बड़ा डेलिकेट है, जो अपने आप में बड़ा ही केयरफुल है ना, नाजुक बोल सकते हैं आप इसको। अच्छा, इंडिया ने काम कैसे किया? ये काम इंडिया ने किया, बाय लगा के बता रहे हैं, रीअफर्म करके, फिर से सबको बता करके, सबके सामने जोर दे करके, इसके उस परंपरागत सपोर्ट को जो है पैलेस्टीन कॉज के लिए, पैलेस्टीन लोगों के साथ में जो इसका सपोर्ट है उसके लिए। और कैसे किया इस काम को? जब ये रीअफर्म कर रहा था, बिना अबेंडन किया, बिना त्यागे किया अपने नए फ्रेंड को, जो इसका नाम है इजराइल। तो इस सेशन के अंदर इंडिया, जो कि एक नॉन परमानेंट मेंबर है, उसने कोशिश की कि मैं संतुलन बना लूं, और संतुलन बनाया भी बहुत ही नाजुक सा। इसने अपना सपोर्ट दिखाया रीअफर्म करके पैलेस्टीन के साथ में, लेकिन अपने नए फ्रेंड इजराइल को, जिससे भी 20 साल से दोस्ती हुई है, इसको अबेंडन भी नहीं किया, इजराइल का साथ भी नहीं छोड़ा। समझ गए? इंडिया की वर्ब है अटेम्प्टेड, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना सबसे पहला काम है आपका। रीअफर्म करना, देखो आप वैसे भी तोड़ सकते हो इसको। अफर्म मतलब किसी चीज़ को फॉर्म बनाना, री मतलब फिर से। आपने कुछ कह दिया, फिर अगले दिन आकर के फिर कह दिया, फिर अगले दिन आकर के फिर कह दिया, तो आप उस चीज़ को पक्का कर रहे हो। आप बोल रहे हो भाई इसी चीज़ में मैं विश्वास करता हूँ, यही मेरा कहना है। तो रीअफर्म का मतलब यही होता है, किसी चीज़ पे जोर देना, बार बार कहना, एम्फसाइज करना, स्ट्रेस करना, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, अंडरस्कोर करना, सारे सिनोनिम एडिटोरियल्स में इसके आते रहते हैं। डेलिकेट होता है, नाजुक, इसको प्रिसाइज बोल दो, केयरफुल बोल दो, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं सिवाय इस वर्ड के ऑन संडे। ये मैंने आपसे 2 दिन पहले क्वेश्चन पूछा था और कुछ लोगों को नहीं पता था। देख लेते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। बड़ा ही सिंपल सा ये जो है ना कॉन्सेप्ट है, जब भी दिन आए उससे पहले ऑन लगाएं, जब भी जब महीना आए तो उससे पहले इन लगाएं। कोई भी डे हो, कोई भी डेट हो, संडे, मंडे, 5 जनवरी, 6 अप्रैल, इससे पहले ऑन आता है, जो भी काम इस पे हो रहा है ना, और महीनों के पहले आ जाता है इन। लेकिन ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा जब दिस, दैट, प्रीवियस, लास्ट, अपकमिंग या नेक्स्ट लगाओ इन दिन या महीनों के नाम से पहले। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। द मैच विल बी प्लेड संडे, मैच संडे को खेला जाएगा। अरे भाई संडे को खेला जाएगा तो ठीक है, लेकिन संडे से पहले ऑन कौन लगाएगा? ऑन संडे, बता रहा हूँ ना, दिनों के नाम से पहले, वारों के नाम से पहले, डेट से पहले हमेशा ऑन का यूज़ हो। द मैच विल बी प्लेड ऑन दिस संडे, मैच इस संडे को खेला जाएगा। आपने यहाँ लगा दिया है ऑन, रूल के हिसाब से सही है, लेकिन रूल ये भी कहता है अगर संडे से पहले या किसी भी चीज़ से पहले दिस, दैट, प्रीवियस, लास्ट, अपकमिंग या नेक्स्ट आ जाए, उस केस में ऑन को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इस ऑन को निकालो बिंदास, ये आपका एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा अपने आप, दिस संडे। समझ गया ना? बस यही रूल है।
द मैच विल बी प्लेड ऑन नेक्स्ट संडे, दिस दैट नेक्स्ट आ गया ना, तो फिर से ऑन को निकाल दो। द मैच विल बी प्लेड फरवरी, मैच फरवरी में खेला जाएगा। अरे फरवरी में इन फरवरी होगा, फरवरी एक महीना है, उसके आगे आप इन लगाएं, समझ गए ना। ईयर से पहले और मंथ से पहले इन आता है, यहाँ पे आता है ऑन, यहाँ पे आता है इन। लेकिन द मैच वॉज प्लेड इन लास्ट फरवरी, मैच पिछली फरवरी में खेला गया था। अब देख लो फिर से फरवरी आ गया है, लास्ट आ गया इससे पहले, ये सारे वर्ड्स किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आ जाएं, इनको निकाल दो, ना ऑन लगाना है ना इन लगाना है। यहाँ पे ऑन लगा हुआ है, अगर संडे से पहले दिस होता तो इस ऑन को निकाल देते। बढ़े आगे। टी.एस. तिरुमूर्ति, India's permanent representative at the United Nations, expressed concern over the violence in Jerusalem and the possible eviction process of Palestinian families in Sheikh Jarrah and warned against attempts to unilaterally change the status quo in Jerusalem। कह रहा है ये जो पर्सन है टी.एस. तिरुमूर्ति, जो कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, नुमाइंदे हैं, और कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। कह रहा है इन साहब ने, जिनका ये सारा का सारा डेजिग्नेशन है, कह रहा है इन्होंने एक्सप्रेस किया, इन्होंने जताया अपनी चिंता को, कंसर्न को उस हिंसा के ऊपर, वायलेंस के ऊपर, ओवर द वायलेंस जो हो रही है यरूशलेम में, और कह रहा है उस पॉसिबल एविक्शन प्रोसेस के ऊपर, उस संभावित खाली करवाने की प्रोसेस के ऊपर जो होगी पैलेस्टीन फैमिलीज़ की शेख जारा में। तो इजराइल बोल रहा है कि भाई शेख जारा नाम की जो जगह है, यहाँ से सारे पैलेस्टीनियों को निकाल फेंकूंगा, मैं इसको कब्जाने वाला हूँ। तो तिरुमूर्ति साहब ने इन दोनों चीज़ों पे ही अपना कंसर्न जता दिया, एक्सप्रेस कर दिया। और इसी तिरुमूर्ति साहब ने वार्न भी किया, इसी तिरुमूर्ति साहब ने चेताया भी, और किसके खिलाफ, अगेंस्ट लगा के बता रहा है उन कोशिशों के खिलाफ जो है एक तरफा रूप से चेंज करने की, यूनिलेटरली बदलाव लाने की स्टेटस को में यरूशलेम के अंदर। स्टेटस को का मतलब होता है यथास्थिति। आज यथास्थिति ये है कि यरूशलेम में आपको चर्चेस भी मिलेंगी, मॉस्क भी मिलेंगी, और जो है सिनेगॉग भी मिलेंगे इजराइलियों के, यहूदियों के। तो अभी क्या कर रहा है इंडिया कि आप कोई भी ऐसा काम मत करो अकेले अकेले, यूनिलेटरली, जिससे जेरूसलम के अंदर स्टेटस को चेंज हो। तो इस चीज़ के खिलाफ भी तिरुमूर्ति साहब ने वार्न किया। समझ गए। तिरुमूर्ति साहब की दो वर्ब्स हैं पास्ट टेंस में, डेफिनेट में, एक्सप्रेस्ड एंड वार्न्ड, एंड कंजंक्शन के बाद लगी हुई हैं। इसमें देखने वाली चीज़ें क्या है, एविक्शन। जब किसी से कोई चीज़ खाली करवाते हो ना, तो वो एविक्ट करवाते हो, उसी से हमने नाउन बनाया एविक्शन। समझ गए ना। किराएदार से घर खाली करवाया, दुकान खाली करवाई, तो वो एविक्शन की प्रोसेस होती है, किसी को हटाने की प्रोसेस होती है। स्टेटस को मैंने आपको बता दिया। दो वर्ड्स देखना, यरूशलेम और इजराइल। देखो इसको लिखा जाता है इजराइल, बोला जाता है हिंदी में इजराइल, लेकिन अंग्रेजी में इसको बोला जाता है इजराइल। तो अगर आप अंग्रेजी न्यूज़ पढ़ोगे, कुछ अंग्रेजी कुछ भी सुनोगे, देखोगे, तो वहाँ पे इसको नोट करना, इजराइल की जगह इजराइल बोलते हैं। तो करेक्ट नेम इसका इजराइल है, इजरायली खुद भी अपने आप को इजरायली बोलते हैं, है ना। दूसरा जेरूसलम, लिखा जाता है जेरूसलम लेकिन जे साइलेंट होता है, इसका करेक्ट नेम है यरूशलेम, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जे को साइलेंट करके बोलना है यरूशलेम। बड़े आगे कह रही ऑल्सो रीआइटरेटेड इंडियाज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द जस्ट पैलेस्टीनियन कॉज एंड इट्स अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द टू स्टेट सोल्यूशन। कह रहे इन्हीं साहब ने रीआइटरेट कर दिया। अब ये क्या होता है भाई, ये जो ऊपर रीअफर्म देखा ना, इसी का एक सिनोनिम है रीआइटरेट करना। आइटरेट का मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना। तो कह रहे इन्होंने फिर से दोहरा दिया इंडिया के उस मजबूत सपोर्ट को जो था पैलेस्टीनियन कॉज का, पैलेस्टीनियन लोगों के साथ का, है ना। और जस्ट का मतलब होता है एकदम रीजनेबल, जस्टिफाइड, बिल्कुल सही। तो इन्होंने बिल्कुल उस तरीके से पैलेस्टीनियन कॉज को बिल्कुल जो है सपोर्ट दिखाया। अच्छा, और क्या रीआइटरेट किया इन्होंने, रीआइटरेट किया अपने उस कमिटमेंट को, अपने उस वादे को जो अनवेवरिंग है, जो अडिग है, जो हिलेगा नहीं, और वो है टू स्टेट सोल्यूशन का। इंडिया का यही कहना है, ना तो अकेला इजराइल ना अकेला फिलिस्तीन, दोनों को हम साथ में देखना चाहते हैं। दो स्टेट का सोल्यूशन हम देते हैं, एक स्टेट का नहीं देते हैं। तो दोनों चीज़ों को रीआइटरेट किया गया, ही की वो पे रीआइटरेटेड। अनवेवरिंग वर्ड को देख लेना, जो अडिग हो, जो वेवर ना करे, जो अपने थाली का व्यंजन होता है ना इधर से उधर, वो होता है वेवरिंग। अनवेवरिंग मतलब अपनी जगह पे अड़ा हुआ, जो बोल दिया, जो हो गया हो गया। अब इसके सब सिनोनिम देख लेना, फर्म, डिटरमिन्ड, रेजोल्यूट और स्टेडफास्ट। एक और लिख दूं क्या, आप पूछते हो सर डिक्शनरी, ये है डिक्शनरी। आपके सामने जो ज़्यादातर वर्ड्स होते हैं वो मेरी जो प्रैक्टिस है उसी में से मोटे मोटे वर्ड्स मुझे याद हो गए हैं। तो स्टेडफास्ट और स्टॉन्च दो अच्छे वर्ड्स हैं अनवेवरिंग के। किसी ने अगर कोई संकल्प ले लिया हो, किसी बात पे कोई अड़ गया हो, उसके लिए। बढ़े आगे, चलो। कह रहा बट इंडिया वॉज केयरफुल नॉट टू अपसेट इजराइल्स सेंसिटिविटीज़। कह रहा लेकिन इंडिया केयरफुल भी था, इंडिया बहुत
एकदम जो है ध्यान भी रखा उसने कि वो अपसेट ना करे इजराइल की सेंसिटिविटीज़ को, इजराइल की संवेदनशीलताओं को। पैलेस्टीन का साथ देते हुए ऐसा भी इन्होंने देखा कि कहीं इजराइल जो है गुस्सा ना कर जाए। सेंटेंस सिंपल सा है, इंडिया सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, देखने वाली चीज़ नॉट टू। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार आया है, बार बार करवा रहा हूँ, गलती मत करके आना, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। द बॉस आस्क्ड द सेक्रेटरी टू बी ऑन टाइम फॉर मीटिंग। बॉस ने बोला सेक्रेटरी को कि वक्त पे आना मीटिंग पे। क्या किया कि टू बी ऑन टाइम, बी करना टाइम पे। वैसे ही द बॉस आस्क्ड द सेक्रेटरी टू नॉट बी लेट फॉर द मीटिंग। बॉस ने बोला कि मीटिंग के लिए लेट मत हो जाना। सेंटेंस दोनों बराबर है, मीनिंग बराबर है, लेकिन यहाँ पे नॉट का यूज़ किया गया, बी ऑन टाइम एंड नॉट बी लेट, है ना। अब दिक्कत क्या है, जब जब आप टू बी, आप कोई भी इन्फिनेटिव देखो, ये इन्फिनेटिव है, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, ये भी इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। अगर आपको नॉट लगाना है ना इन्फिनेटिव के साथ में, बीच में स्प्लिट ना करें, इन्फिनेटिव से पहले, टू से पहले ही नोट लगाएं, कभी भी टू के बाद में, इन्फिनेटिव के बाद में बीच के अंदर नोट को ना घुसाएं। तो ये सिंपल सा रूल है, नॉट टू बी लेट आएगा, ना कि टू नॉट बी लेट। इसीलिए यहाँ भी नॉट टू लिखा हुआ है, नॉट टू अपसेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह देयर इज अ डायरेक्ट कंडेमनेशन ऑफ द रॉकेट अटैक्स फ्रॉम गाजा बट नो डायरेक्ट रेफरेंस टू द डिसप्रोपोर्शनेट बॉम्बिंग Israel has been carrying out on the improvised Gaza Strip since May 10। करेक्ट, सीधा सीधा कंडेमनेशन आया। कंडेमनेशन होता है किसी चीज़ को डिसअप्रूव कर देना, बोल देना भाई ये गलत है, हम इसको डिनाउंस करते हैं, इसको जो है हम इसको जो है आलोचना करते हैं, ऐसा समझ लो, है ना। तो सीधी सीधी आलोचना आई उन रॉकेट अटैक्स की जो गाजा ने मारे थे, लेकिन कोई भी रेफरेंस नहीं आया, कोई भी सीधा सीधा इशारा नहीं आया उन डिसप्रोपोर्शनेट बॉम्बिंग का, उन ज़रूरत से ज़्यादा बम फेंकने का, वो बॉम्बिंग जो इजराइल कैरी आउट कर रहा है, अंजाम दे रहा है इस गरीब से इलाके पे जिसका नाम है इम्प्रोविस्ड गाजा स्ट्रिप। और कब से हो रहा है ये? मई 10 से हो रहा है। इम्पोवरिस्ड का मतलब होता है बहुत गरीब, इतनी गरीबी हो जहाँ पे मतलब आपकी कल्पना से बाहर हो, उस इलाके को अपने बोलते हैं इम्पोवरिस्ड, है ना। सेंटेंस समझ गए? तो सीधा सीधा गाजा के अटैक्स का हमने कंडेमनेशन किया, लेकिन इजराइल की बॉम्बिंग के सामने, बॉम्बिंग के लिए हमने कोई भी बात नहीं की, कोई रेफरेंस नहीं दिया। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। देखो इज वर्ब है यहाँ पे कंडेमनेशन और डायरेक्ट रेफरेंस की, बीच में बट कंजंक्शन लगी हुई है, यहाँ भी इज आएगा और यहाँ भी इज आएगा, समझ गए ना। एंड लगा होता तो आर आ जाता, दोनों जुड़ जाते, अब जुड़े नहीं हुए, बट लगा हुआ बीच में। तो कंडेमनेशन की वर्ब भी इज है और रेफरेंस की वर्ब भी इज है, क्योंकि देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता। इजराइल की वर्ब है हैज़ बीन कैरिंग आउट, सिंस लगा हुआ है इसलिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करना पड़ा। कैरी आउट करने का मतलब होता है अंजाम देना। कैरी से दो और फेजल वो बनती हैं, कैरी ऑफ और कैरी ऑन। कैरी ऑन आप जानते होंगे, किसी चीज़ को जारी रखना। कैरी ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को जीत लेना, मुसीबतों पे पार पा लेना, है ना। कैरी ऑफ, OFF। इम्पोवरिस्ड मैंने आपको बता दिया, बहुत गरीब हो, डेस्टिट्यूट हो। गरीब के लिए एक और वर्ड है इंडिजेंट। ये इतने गरीब होते हैं इंडिजेंट वाले, इंडिजेंट वाला इतना गरीब होता है कि उसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी उसको जुगाड़ करना पड़े, इस ऐसे गरीब को बोलते हैं इंडिजेंट। अब इस सेंटेंस में कॉन्सेप्ट है, मैंने 3 दिन पहले करवाया था, कुछ लोगों को नया कॉन्सेप्ट था इसलिए अच्छे से दिमाग में बैठा नहीं, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था? सिंस, फॉर और फ्रॉम का। सिंस, फॉर और फ्रॉम में क्या डिफरेंस होता है, इस कॉन्सेप्ट में हमने सीखा। देखो सिंस बताता है स्टार्टिंग पॉइंट को और फॉर बताता है ड्यूरेशन को। सिंस क्या बताता है? कौन सा एक्शन कब स्टार्ट हुआ, उसके साथ में आएगा सिंस। और कौन सा एक्शन कितने घंटे चला, कितने दिन चला, कितने वार चला, कितने महीने चला, इसके साथ में लगेगा फॉर। लेकिन फ्रॉम भी स्टार्टिंग पॉइंट को बताएगा, पर ऐसे एक्शन के जो एक्शन कंटिन्यू ना कर रहा हो प्रेजेंट में। सिंस और फॉर उन्हीं एक्शंस के साथ में लगाएं जो चल रहे थे पास्ट में और आज भी चल रहे हैं। फ्रॉम उन एक्शंस के साथ में लगे जो एक्शन स्टार्टिंग पॉइंट तो बता रहे हो, लेकिन वो एक्शन आज जब आप बता रहे हो उस वक्त कंटिन्यू नहीं है। अब इसको हमें समझना है इन सेंटेंसेस के जरिए। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड सिंस 4 या फ्रॉम 6 आवर्स। 6 घंटे से बाहर बारिश हो रही है। अब देखो ये क्या आ गया, 6 आवर्स एक ड्यूरेशन का नाम है। ड्यूरेशन के साथ में क्या आता है? फॉर आता है। तो मैं बोलूँगा इट इज़ रेनिंग आउटसाइड फॉर, ना कि सिंस, ना कि फ्रॉम, फॉर 6 आवर्स। अब ध्यान क्या देना है, फॉर और सिंस हमेशा क्या बताते हैं? कोई काम पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है। अगर ऐसा केस हो तो आप यूज़ करें किसको? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। तो मैं बोलूँगा इट इज़ नहीं, इट हैज़ बिन रेनिंग आउटसाइड फॉर 6 आवर्स। समझ गए ना। सिंस फॉर के साथ में परफेक्ट टेंस आना ही चाहिए, क्योंकि काम पहले भी हो चुका है और अभी भी हो रहा है। वैसे ही इट इज़ रेनिंग सिंस या 4 या फ्रॉम 5 PM।
बरसात हो रही है 5 बजे से, 5 PM जो है बरसात के शुरू होने का वक्त है, शुरू होने का वक्त है और बरसात अभी भी हो रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ लगा के बताऊँगा सिंस। इट इज़ रेनिंग सिंस 5 PM। लेकिन अगेन बरसात तब भी हो रही थी, बरसात अभी भी हो रही है, इज़ का काम नहीं है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 5 PM। अब देखो, इट स्टार्टेड रेनिंग सिंस 4 या फ्रॉम 5 PM यस्टरडे। बरसात शुरू हुई कल 5 बजे से। अब मुझे एक बात बता दो, क्या इस सेंटेंस से ये पता लग रहा है आपको कि बरसात अभी भी हो रही है? भाई यहाँ तो दोनों जगह पता लग गया, बरसात जो है अभी भी हो रही है, लेकिन इस सेंटेंस में ये नहीं पता लगा बरसात शुरू हुई थी लेकिन अभी हो रही है नहीं हो रही। शुरू होने का वक्त पता है आपको 5 PM कल यस्टरडे का, स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल गया, एक्शन कंटिन्यू नहीं कर रहा है प्रेजेंट में, आप यूज़ करेंगे यहाँ पे फ्रॉम को। इट स्टार्टेड रेनिंग फ्रॉम 5 PM यस्टरडे। समझ गए ना, एक्शन देखना है, एक्शन चल रहा है अभी नहीं चल रहा है, चल रहा है तो सिंस फॉर, नहीं चल रहा है तो फ्रॉम। फ्रॉम के साथ में आप कोई भी टेंस यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर, पास्ट या जो है प्रेजेंट, जो आपकी इच्छा हो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सिंस फॉर या फ्रॉम 1456 अंटिल हिज डेथ बीथोवन लिव्ड इन जर्मनी। कह रहे 1456 से अपनी मौत तक बीथोवन जर्मनी में ही रहा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, बीथोवन क्या आज भी जर्मनी में रहता है क्या? बीथोवन की मौत हो चुकी है, बीथोवन जा चुका है। अगर ऐसा है, आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है 1456 और एक्शन कंटिन्यू नहीं है, बीथोवन जिंदा नहीं है, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रॉम को। समझ गए ना? तो फ्रॉम 1456 अंटिल हिज डेथ बीथोवन लिव्ड इन जर्मनी। लोगों को कन्फ्यूजन यही होता है, सर यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम आया था तो सिंस क्यों नहीं लगाया, फ्रॉम क्यों लगाया? एक्शन को देखना है, एक्शन हो रहा है क्या, अभी नहीं हो रहा ना, तो फ्रॉम आएगा, एक्शन हो रहा है तो सिंस आएगा। द डॉक्टर विल बी अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन सिंस फॉर या फ्रॉम नेक्स्ट वीक। डॉक्टर साहब अवेलेबल होंगे कंसल्टेशन के लिए अगले वीक से। क्या डॉक्टर अभी भी अवेलेबल है? नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, नेक्स्ट वीक। डॉक्टर के अवेलेबल होने का काम प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यू नहीं है, तो मुझे यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम देखते ही लगा देना है फ्रॉम को। डॉक्टर विल बी अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो फ्रॉम जो है पास्ट में भी आता है, फ्रॉम फ्यूचर में भी आता है और फ्रॉम प्रेजेंट में भी लगा सकते हो। बड़े आगे, अब तीनों के बीच में कन्फ्यूजन मत करना, बस एक्शन को देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा इंडिया ऑल्सो डिड नॉट मेक एनी रेफरेंस टू द स्टेटस ऑफ यरूशलम और द फ्यूचर बॉर्डर्स ऑफ द टू स्टेट्स इन लाइन विद द रीसेंट चेंज इन इट्स पॉलिसी। कह रहे इंडिया ने साथ ही साथ मेक नहीं किया कोई रेफरेंस। रेफरेंस मेक करने का मतलब होता है इशारा करना, तो कोई स्टेटस की तरफ रेफरेंस मेक नहीं किया, इशारा नहीं किया। और स्टेटस किसका? यरूशलम का, और या फिर फ्यूचर बॉर्डर्स का दोनों स्टेट्स के, और किस हिसाब से? उसी हिसाब से इन लाइन विद। इन लाइन विद का मतलब है इन अग्रीमेंट विद या कन्फर्मिंग। कह रहा है उसी हिसाब से, उसी अग्रीमेंट के हिसाब से जो एक रिसेंट चेंज हुआ है इसकी पॉलिसी में, इसके नीति में। तो इंडिया ने रिसेंट में एक चेंज भी किया अपनी नीति में, वो आगे बता देगा। उसी के हिसाब से इंडिया ने कोई कमेंट नहीं किया कि यरूशलेम का क्या करना है और फ्यूचर दोनों का बॉर्डर कैसे बनेगा। समझ गए? इंडिया की वर्ब है डिड नॉट मेक। रेफरेंस टू मतलब इशारा किसी की तरफ। इन लाइन विद को इन अग्रीमेंट बोल दो, इन कॉन्सोनेंस बोल दो, इन कीपिंग विद बोल दो या कन्फर्मिंग बोल दो। ये सारे ही वर्ड एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, किस हिसाब से कोई काम हुआ है। आप इसको अकॉर्डिंग टू भी बोल सकते हो, आसान भाषा में समझना चाहे तो, है ना। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट चेंज इन इट्स पॉलिसी, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता था। नोट्स बना लेना, ये लिखा मैंने है, मुझे अच्छे से याद है इसलिए मैंने लिख दिया है। आप इसको देख करके याद नहीं रख पाओगे अगर आपने अपनी डायरी में जो है कभी नोटबुक में नोट नहीं किया तो। कह रहे until 17 the Indian position was that it supported the creation of an independent sovereign Palestinian state based on the 1967 border and with East Jerusalem as its capital that lives alongside Israel। अब बता रहे इंडिया की पॉलिसी पहले क्या थी और आजकल क्या है। तो कह रहे 2017 तक इंडिया की पोजीशन ये थी वॉज कि ये सपोर्ट करता था क्रिएशन को एक आज़ाद और संप्रभु सॉवरेन पैलेस्टीन स्टेट को। आज़ाद भी हो और अपना खुद का कंट्रोल अपने पास रखती हो, किसी और के पास उसका कंट्रोल ना हो, सॉवरेन हो, है ना। और ये किसके हिसाब से होगी? ये बेस्ड ऑन होगी 1967 के बॉर्डर के हिसाब से, है ना। और ये होगा इसका ईस्ट जो है, ईस्ट जेरूसलम होगा इसका कैपिटल, इसकी राजधानी, जो कि लिव करेगा ये वाला, ये जो पूरा जो फ़लस्तीन है लिव करेगा इजराइल के अलॉन्ग साइड, इजराइल के बाजू में। तो 2017 तक इंडिया की पोजीशन यही थी। इजराइल एक देश है, स्वतंत्र देश है, होना भी चाहिए। इसका बॉर्डर वही है जो 1967 में हुआ करता था और इसका ईस्ट जेरूसलम कैपिटल बनेगा इजराइल के बाजू में। पोजीशन की वर्ब है वॉज, इट की वर्ब है सपोर्टेड, दैट रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब है लिव्स, कैपिटल के लिए लगा दैट, है ना।
अलोंग साइड मतलब बाजू में, साथ साथ में, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, है ना। कह रहा है द बैलेंसिंग डिड नॉट अपीयर टू हैव गॉन डाउन वेल विद द इजरायली साइड। कह रहा है ये जो बैलेंसिंग है, ये जो इंडिया ने संतुलन बनाने का काम किया है, ये नहीं दिखाई दिया सही तरीके से गो डाउन करता हुआ, रिसीव किया जाता हुआ, और किस तरीके से, वेल अच्छे तरीके से, और किसके साथ, इजरायली साइड के साथ, इजराइल जो है उसके जो है साइड की तरफ। तो इंडिया ने काम तो खूब किया, बड़ा अच्छा बैलेंस बनाया, लेकिन इजराइल को देख करके ये बैलेंस ज़्यादा अच्छा लगा नहीं। अब आपको इस फ्रेजल वर्ब को देखना है, गो डाउन होता क्या है। इसके दो मीनिंग मिलेंगे आपको मोटे मोटे। पहला, किसी चीज़ का रिसीव किया जाना एक खास अंदाज में, है ना। आपने कुछ बोला, सामने वाले को उसको कैसे लिया, ये होगा गो डाउन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग। दूसरा होगा हिस्ट्री में, इतिहास में किसी चीज़ का दर्ज होना, उसके लिए भी गो डाउन नाम की फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं। एक बार सीख लो, फिर पढ़ते पढ़ते आपका प्रैक्टिस होने लगेगा, है ना। गो डाउन का पहला मीनिंग देखते हैं यूज़ करके। कोविड-19 विल गो डाउन एज अ ग्लोबल पैंडेमिक इन हिस्ट्री। कोविड-19 गो डाउन होगी, दर्ज की जाएगी एक जो है ग्लोबल पैंडेमिक की तरह, एक वैश्विक महामारी की तरह इतिहास में। तो आज तक महामारियां तो खूब आई, लेकिन ऐसी नहीं आई जिसने पूरे ग्लोब के ऊपर जो अपना कब्जा जमाया हो। तो कोविड-19 गो डाउन होगी, रिटर्न होगी हिस्ट्री के अंदर इस तरीके से। पहला वाला मीनिंग, द फार्म लॉज डिडंट गो डाउन वेल विद द फार्मर्स। जो कृषि कानून है वो सही तरीके से रिसीव नहीं किए गए, डिड नॉट गो डाउन वेल फार्मर्स के द्वारा। तो फार्मर्स ने इनको सही अंदाज में रिसीव नहीं किया, इनको बहुत ख़राब लगे। दोनों तरीके से फ्रेजल वर्ब को यूज़ करना है, बार बार यूज़ करते हुए देखोगे ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी ये फ्रेजल वर्ब। कह रहे प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हु हैज़ अ गुड रैपर्ड विद नरेंद्र मोदी थैंक्ड 25 countries that he said stood with Israel. There was no reference to India. अब बता रहा है इजराइल को कैसे पसंद नहीं आई, कैसे पता लगा मैं। कह रहे जो पीएम था ना नेतन्याहू, जिसका बहुत अच्छा रैपर्ड है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी समझ है, दोस्ती है नरेंद्र मोदी जी के साथ। कह रहा है इस पीएम ने थैंक किया, इस पीएम ने धन्यवाद बोला 25 देशों को। कह रहे जो कि इसका कहना था कि वो खड़े रहे थे इजराइल के साथ में इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। कह रहा है लेकिन वहाँ कोई मेंशन नहीं था, कोई रेफरेंस नहीं था, कोई इशारा नहीं था इंडिया की तरफ। तो 25 देशों में इंडिया का नाम नेतन्याहू ने नहीं लिया, इंडिया को थैंक यू नहीं बोला। समझ गए। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब पकड़ोगे, नेतन्याहू की वर्ब है थैंक्ड, हु की वर्ब है हैज़, नेतन्याहू के लिए हु लगेगा, आपको मालूम है कल ही हमने सीखा है कब दैट, हु या विच को लगाना है, उसको रिवाइज कर लें। ही की वर्ब है सेड और दैट की वर्ब है स्टूड। अब मेरा आपसे एक सवाल है, रैपर्ड वर्ड देख लेना, अंडरस्टैंडिंग या कैपेबिलिटी को, कंपैटिबिलिटी को बोलते हैं रैपर्ड, आपसी समझ को बोलते हैं रैपर्ड। मेरा आपसे सवाल ये है, थैंक नाम की वर्ब कभी तो अपने बाद में टू लेती है और कभी नहीं लेती। कब थैंक के बाद में टू लगाना है, कब नहीं लगाना। आपने सुना होगा ना थैंक्स टू यू, भाई टू क्यों लगा दिया, यहाँ तो नहीं लगा हुआ। थोड़ा सोचो दिमाग में, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलो आ जाओ। देखो ये है ना एक डिलेमा है स्टूडेंट्स की, समझ ही नहीं आता उनको कब क्या लगाना है। ये तब तक आपकी रहने वाली है जब तक सेंटेंस को तुम ब्रेक नहीं करोगे। थैंक एक नाउन भी है और थैंक एक वर्ब भी है। वर्ब फॉर्म में थैंक अपने बाद में प्रेपोजिशन नहीं लेता, नाउन फॉर्म में हमेशा अपने बाद में टू लेता है। द स्पीकर्स थैंक्ड टू द ऑडियंस फॉर बिफोर लिविंग द पोडियम। यहाँ पे बिफोर कर लेना, बिफोर, ठीक है, बिफोर। तो स्पीकर ने थैंक किया, स्पीकर ने धन्यवाद बोला ऑडियंस को पोडियम को छोड़ने से पहले, मंच से उतरने से पहले। पोडियम का मतलब होता है मंच। अब देखो थैंक यहाँ पे वर्ब है, स्पीकर तुम्हारा सब्जेक्ट है। अगर स्पीकर आपका सब्जेक्ट है तो थैंक वर्ब जो है ना ये अपने बाद में कभी प्रेपोजिशन नहीं लेती। द स्पीकर थैंक द ऑडियंस, लेकिन द स्पीकर गेव थैंक्स टू द ऑडियंस बिफोर लिविंग द पोडियम, बात वही है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब है गिव। और क्या गिव किया, थैंक्स को गिव किया, जो है धन्यवाद को गिव किया। यहाँ पे थैंक्स एक नाउन है, नाउन फॉर्म में थैंक्स अपने बाद में टू लेता है। अब सोच के मुझे बताना ठंडे दिमाग से, अगर तुम सेंटेंस ब्रेक नहीं कर सकते हो, क्या ये फॉर्मूला ज़िंदगी भर सीख पाओगे क्या, कब लगाना है कब नहीं लगाना। तो मोटी मोटी इंग्लिश ऐसी ही है, अगर आप सेंटेंस ब्रेकिंग नहीं जानते हो, आप अपने दिमाग में पार्ट ऑफ स्पीच को ब्रेक नहीं कर सकते हो, तो मोटा मोटा आप कन्फ्यूज ही रहोगे रूल्स के चक्कर में कब कौन सा लगाया जाए। वैसे ही हीड नाम की वर्ब है, हीड का मतलब होता है किसी की बात को सुनना। दे डिड नॉट हीड टू अवर एडवाइस, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। एंड दे डिड नॉट पे हीड टू अवर एडवाइस, उन्होंने बिल्कुल भी पे नहीं किया, दिया नहीं ध्यान को हमारी एडवाइस पे। यहाँ पे हीड है आपकी मेन वर्ब, यहाँ पे हीड है आपकी एक मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट, एक नाउन। पे आपकी मेन वर्ब होगी, है ना। नाउन हीड अपने बाद में टू को लेता है, वर्ब हीड अपने बाद में
कोई भी टू वो नहीं लेती। तो दे डिड नॉट हीड आवर एडवाइस, बिल्कुल ठीक है, और दे डिड नॉट हीड टू आवर एडवाइस, ये भी बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट्स कुड नॉट कंट्रोल ओवर द कोविड-19 वायरस, सरकारें कंट्रोल नहीं कर पाई कोविड-19 के वायरस को, और गवर्नमेंट्स हैव नो कंट्रोल ओवर द कोविड-19 वायरस। सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है। कंट्रोल वर्ब अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेगी, लेकिन कंट्रोल नाउन अपने बाद में प्रेपोजिशन लेगा। यहाँ पे मेन वर्ब है हैव। समझ गए? अब मैं सारी वो वर्ब्स आपको दिखा देता हूँ जो अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती, लेकिन इनकी नाउन फॉर्म अपने बाद में प्रेपोजिशन लेती है। जैसे आंसर वर्ब है, नहीं लेगी, लेकिन आंसर नाउन जो है अपने बाद में टू ले लेता है। जैसे डिमांड वर्ब है, अपने बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगी, लेकिन डिमांड नाम का नाउन अपने बाद में फॉर ले सकता है। तो ये सारी वर्ब्स को आप ध्यान करें, प्रेपोजिशन चैप्टर में इसको टॉपिक को हमने डिटेल में किया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा फॉर इंडिया which voted against the creation of Israel in historic Palestine in 1947 in the UN General Assemblies, ties with Israel have transformed since the early 1990s। कह रहा इंडिया जिसने वोट किया था क्रिएशन अगेंस्ट, खिलाफ में क्रिएशन के बनाए जाने के इजराइल के, और उस हिस्टोरिक पैलेस्टीन में, उस ऐतिहासिक पैलेस्टीन में जो हुआ था 1947 में, है ना। तो इंडिया ने वोट दिया था, बोला था कि पैलेस्टीन में आप इजराइल को नहीं बना सकते हो 1947 के वक्त, और ये वोट दिया था यूएन की जनरल असेंबली में, सुरक्षा जो है मुख्य महासभा में, है ना, जनरल असेंबली में। कह रहा है ऐसे इंडिया के लिए ना रिश्ते जो हैं इजराइल के साथ ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, पूरी तरह से बदल चुके हैं, और कब से? अर्ली 1990 से। समझ गए? तो 1990 के बाद से इजराइल हमारा दोस्त है, पहले दोस्त नहीं हुआ करता था। सीन्स इसलिए लगा है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, और ये काम आज भी चल रहा है, रिश्ते आज भी जारी हैं, इसलिए सीन्स को लगाया, नहीं तो फ्रॉम को लगाते। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्म देख लेना ना, किसी चीज़ में बदलाव आता है, चेंज आता है तो ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। करेंट 17 मिस्टर मोदी बिकेम द फर्स्ट इंडियन पीएम टू विजिट इजराइल एंड मिस्टर नेतन्याहू ट्रैवल टू इंडिया 2018। कह रहा 17 में मोदी साहब बन गए पहले इंडिया के पीएम, फर्स्ट इंडियन पीएम जो विजिट किए जो है इजराइल को, और नेतन्याहू साहब 2018 में बन गए, ट्रैवल कर गए इंडिया की तरफ, इंडिया में अपना जो है मेहमान बन करके आए। समझ गए? मोदी जी की वर्ब है बिकेम, नेतन्याहू जी की वर्ब है ट्रैवल, दोनों है पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कह रहा वाइल इजराइल टाइज आर ऑन ए स्ट्रॉन्ग फुटिंग। अच्छा एक सवाल पूछूं मैं आपसे, चलो एक चीज़ का मुझे जवाब देना, यहाँ पे हैज़ बिकम क्यों नहीं लिखा गया और यहाँ पे हैज़ ट्रैवल्ड क्यों नहीं लिखा गया? भाई ये काम तो हो चुका है ना, मोदी साहब भी जा चुके हैं और वो भाई भी आ चुका है। अगर ऐसा है तो ये काम परफेक्ट टेंस में लिखने में क्या दिक्कत थी, पास्ट इंडेफिनिट क्यों लगाना पड़ा? कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ, जिनको याद है कमेंट सेक्शन में अपडेट करना, है ना, याद होना ही चाहिए आपको, एक वीक पहले ही कॉन्सेप्ट हुआ है। कह रहा वाइल इजराइल टाइज आर ऑन ए स्ट्रॉन्ग फुटिंग, इंडिया कैन नॉट इग्नोर द पैलेस्टीनियन फॉर हिस्टोरिक, मॉरल, लीगल एंड रियलिस्ट रीजन्स। कह रहे जहाँ पे इसराइल के रिश्ते जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, बहुत मजबूत पकड़ पे हैं। स्ट्रॉन्ग फुटिंग का मतलब होता है एकदम मजबूत आधार हो आपका, ऐसे ही हैं हमारे रिश्ते इसराइल के साथ। कह रहे वहीं पे इंडिया इग्नोर नहीं कर सकता पैलेस्टीनियंस को, और किसके लिए? ऐसे कारणों के कारण जो लीगल भी हैं, कानूनी भी हैं, जो मॉरल भी है, नैतिक भी हैं, जो रियलिस्ट भी हैं, जो बिल्कुल सही भी हैं, वास्तविकता भरे हैं, और जो हिस्टोरिक भी हैं, बिल्कुल ऐतिहासिक भी हैं। तो इजराइल से दोस्ती अलग, लेकिन आपको अपने मॉरल्स और इतिहास को भी देखना होगा, पैलेस्टीनियंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। समझ गए? इंडिया की वर्ब है कैन नॉट इग्नोर, इजराइल की वर्ब है आर, इजराइल टाइज की। हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल जो ना वर्ड्स, इन दोनों में होता है डिफरेंस, यहाँ पे गलत यूज़ किया हुआ, यहाँ पे हिस्टोरिकल आना चाहिए था। ये मैं आपको खबरी पे जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें आजकल में आ जाएगा, है ना, वहाँ से सीख लेना कब हिस्टोरिक लगाना है, कब हिस्टोरिकल लगाना है, दोनों वर्ड आपस में डिफरेंट होते हैं। बड़े आगे आजकल में आ जाएगा ये वाला हिस्टोरिक वर्सेस हिस्टोरिकल, है ना। कह रहा हिस्टोरिकली इंडिया विच वेंट थ्रू द ऑर्डर्स ऑफ 1947 अपोज द पार्टीशन ऑफ पैलेस्टीन। कह रहा ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो इंडिया जो कि वेंट थ्रू ही, जो कि गुजरी, जिसने एक्सपीरियंस किया उस हॉरर्स को, उन बुरे सपनों को जो थे 1947 के, मार काट हर जगह, है ना, नरसंहार हुआ था, मैसेकर हुआ था। कह रहे जहाँ पे हिस्टोरिकली इंडिया ने इसको सहा, कह रहे इसी इंडिया ने अपोज भी किया पैलेस्टीन के पार्टीशन को, पैलेस्टीन के जो है बंटवारे को। हम देख चुके थे बंटवारा क्या होता है, तो 1947 में हमने बोला कि पैलेस्टीन का बंटवारा नहीं होना चाहिए। इंडिया की वर्ब है अपोज्ड, विच की वर्ब है वेंट थ्रू। Throughout the Cold War, it remained a strong supporter of Palestinian freedom, taking a moral and legal position against the Israeli occupation.
इन लाइन विद इंटरनेशनल लॉज एंड नॉर्म्स। कह रहे दौरान, थ्रू आउट का मतलब है शुरू से लास्ट तक, कह रहे शुरू से लास्ट तक दौरान में कोल्ड वॉर के, शीत युद्ध के, ये बना रहा इंडिया एक बहुत ही तगड़ा सपोर्टर इजराइल की आज़ादी का, पैलेस्टीनियन की आज़ादी का। और कैसे बना रहा भाई, टेक करते हुए एक मॉरल और लीगल पोजीशन को, नैतिक और कानूनी पोजीशन को इजराइल के ऑक्यूपेशन के खिलाफ, इजराइल के कब्जे के खिलाफ। और ये कैसे हुआ, ये जो इसने टेक किया ना, ये बिल्कुल इन लाइन विद था, अकॉर्डिंग टू था, इन अग्रीमेंट विद था दुनिया भर के कानूनों और नॉर्म्स के हिसाब से। समझ गए ना। तो कोल्ड वॉर के दौरान जो है 30-40 साल जो है इंडिया फुल्ली जो है इजराइल को सपोर्ट करता आ रहा है, पैलेस्टीन को सपोर्ट करता आ रहा है। हमेशा इसने अपनी लीगल और मॉरल पोजीशन को बनाए रखा है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। ये इन लाइन विद ऊपर आ चुका है ना, इन अकॉर्डेंस विद, इन अग्रीमेंट विद, इन कॉन्सोनेंस विद, इसको आप जो है वो भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू। थ्रू आउट मतलब शुरू से लास्ट तक। इट की ओवर रिमेंट, टेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब इंडिया ये रिमेंड रहा, वहीं इंडिया इसको भी टेक कर रहा था। दो काम एक साथ हो रहे थे, एक काम को बना दिया मेन वर्ब, दूसरे को बना दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कब्जा, एनक्रोचमेंट बोल दो, इन्वेजन बोल दो, कब्जा जमाने को। इट एस्टैब्लिश्ड फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल इन 1992 in the context of improving Israel-Palestine ties after the Madrid Conference and the changes in the global order following the disintegration of Soviet Union, but never abandoned the Palestinians। कह रहे इंडिया ने इस्टेब्लिश किया पूरे कूटनीतिक रिश्तों को, डिप्लोमेटिक टाइज को इसराइल के साथ 1992 में। तो 92 तक तो हम इसराइल को नकारते रहे, 92 में हमने वहाँ पे एम्बेसी बना ली, कूटनीतिक रिश्ते बना लिए, है ना। अब देखो ये क्यों बनाए, ये इस कॉन्टेक्स्ट में बनाए, उस हालात में बनाए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो थे इम्प्रूव होते हुए इसराइल और पैलेस्टीन के रिश्तों के। और ये कब हुए, मैड्रिड कॉन्फ्रेंस के बाद। मैड्रिड शायद स्पेन में है ना, तो स्पेन में होने वाली कॉन्फ्रेंस के बाद। और कह रहा है उन चेंजेस के बाद में, बदलावों के बाद में जो ग्लोबल ऑर्डर में आए, दुनिया भर में आए। और कब, बाद में डिसइंटीग्रेशन के, सोवियत यूनियन के टूट जाने के, यूएसएसआर के। कह रहा ऐसा काम हुआ 1992 में। कह रहा लेकिन इंडिया ने कभी भी नेवर अबेंडन नहीं किया, छोड़ा नहीं पैलेस्टीनियंस को, उनका जो है उनका सपोर्ट नहीं छोड़ा। समझ गए ना। तो 92 में इजराइल दोस्त बन गया क्योंकि दोनों के खुद के रिश्ते सुधर गए थे, इजराइल और पैलेस्टीन के। मैड्रिड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूरी दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर भी बदल रहा था, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। तो इन सब चीज़ों के बाद में हमने दोस्त बना लिया इजराइल को, लेकिन कभी भी पैलेस्टीनियंस का साथ नहीं छोड़ा। तो इट लगा इंडिया के लिए दो वर्ब्स हैं, पहली एस्टैब्लिश, दूसरी है अबेंडेंट। दोनों की दोनों पास इंडेफिनिट टेंस में। फॉलोइंग मतलब बाद में, इन द कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है इस हालात में। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है इंटीग्रेशन का डिस हो जाना, किसी चीज़ का चकनाचूर हो जाना, टूट जाना। सोवियत यूनियन का जो टूटने का काम था वो डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। कह रहा इंडियाज पैलेस्टीन पॉलिसी हैड रियलिस्ट अंडरपिनिंग्स टू। कह रहा इंडिया की जो पैलेस्टीन पॉलिसी थी, पैलेस्टीन को लेकर के इंडिया की जो नीति थी, उसकी कुछ वास्तविकता भरी आधार भी हैं। अंडरपिनिंग का मतलब क्या होता है, नीचे से आपको आधार दिया जाए, फाउंडेशन बनाई जाए, नींव रखी जाए, है ना। तो हमारी पैलेस्टीन पॉलिसी के कुछ रियलिस्ट जो है नींव भी हैं, कुछ प्रैक्टिकल आधार भी है। अब वो बताएगा क्यों हम प्रैक्टिकली पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, है ना। अंडरपिनिंग देख लेना, सपोर्ट, फाउंडेशन या बेसिस को बोलते हैं। कह रहा इंडिया हैज़ बीन एनर्जी डिपेंडेंट ऑन द अरब वर्ल्ड। इंडिया रहा है एनर्जी के लिए डिपेंडेंट, फ्यूल के लिए निर्भर अरब वर्ल्ड के ऊपर, है ना। तो अरब वर्ल्ड ही हमारा जो है फ्यूल का सबसे बड़ा सप्लायर है। अब ये बता रहा है रीजंस क्या क्या हैं। कह रहा है इट कैन नॉट एलिनेट द अरब वॉइसेस और बी आइसोलेटेड इन द जनरल असेंबली वेयर मोस्ट मेंबर कंट्रीज अपोज द ऑक्यूपेशन। कह रहा है ये एलिनेट नहीं कर सकता है, ये दुश्मन नहीं बना सकता है अरब वॉइसेस को, अरब से उठने वाली आवाज़ों को। तो पूरा अरब जो है जिनसे हम तेल लेते हैं उनको नाराज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम इजराइल का साथ खुले में दे दें तो सारा अरब जो है तेल देना हमको बंद कर दे। कह रहा है एक तो इस काम को नहीं कर सकता इंडिया, और दूसरा कैन नॉट बी आइसोलेटेड, इंडिया अलग थलग भी नहीं हो सकता जनरल असेंबली में, जहाँ पे ज़्यादातर मेंबर कंट्रीज जो हैं अपोज कर रही हैं इजराइल के ऑक्यूपेशन को, इजराइल के गाजा पट्टी पे कब्जे को। समझ गए ना। तो ये भी तो रीज़न है ना, सारी दुनिया अमेरिका को छोड़ करके इजराइल के खिलाफ है, हम इजराइल के साथ हो जाएं। अमेरिका जितने पावरफुल भी नहीं है ना, हमारे पास अमेरिका जितना तेल है, अरब से तेल लेना है। तो इस चक्कर में भी हमारा एक रीज़न है इजराइल को सपोर्ट ना करने का। इट की दो वर्ब्स हैं, कैन नॉट एलिनेट और कैन नॉट बी। कैन वाला जो फॉर्मूला कल ही करवाया था मैंने आपको, हेल्पिंग वर्ब को रिपीट नहीं करते हैं, इधर और एंड और, है ना, इनके बाद में। मोस्ट क्या के द तब नहीं लगेगा जब ज़्यादातर की बात हो,
अगर यहाँ पे कोई एडजेक्टिव होता उसके लिए मोस्ट लगा होता तब हम लगाते द मोस्ट, है ना। नाउन के लिए मोस्ट आएगा तो बिना द के आता है। ज़्यादातर का मीनिंग होता है मोस्ट का नाउन के साथ। वर्ड देख लो, एलिनेट। देखिए ये बना एलियन से। एलियन कौन है? जो हमारे लिए अनजान हो। मंगल ग्रह से आने वाला भी एलियन होता है और अमेरिका से इंडिया में आने वाला भी हमारे लिए एलियन होता है। समझ गए ना? एलियन का मतलब है अनजान हो। एलिनेट एक वर्ब है जिसका मतलब है किसी को अनजान बना देना। मतलब जो अभी तक आपका दोस्त था, आपने अचानक से उसको बोल दिया आज से तू मेरा नहीं। समझ गए ना? किसी को अनजान बनाना, किसी से दुश्मनी ले लेना। इसी का एक सिनोनिम है स्ट्रेंज। ये भी स्ट्रेंज जो है एलियन का सिनोनिम है। इसी से हमने स्ट्रेंज नाम की वर्ब बनाई हुई है। एलिनेट और स्ट्रेंज एक दूसरे के हो गए सिनोनिम्स। अब देखो इन दोनों का बिल्कुल उल्टा है स्पाउस। स्पाउस कौन होता है? आपका बेटर हाफ, आपकी पत्नी या आपका पति। अगर आप किसी को पत्नी या पति बना रहे हो, आप उसका साथ निभा रहे हो, स्पाउस कर रहे हो किसी भी चीज़ को, अगर आप तो आप उस चीज़ का एडवोकेसी कर रहे हो, उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो स्पाउस जो है एलिनेट और स्ट्रेंज का बिल्कुल एंटोनिम है। दोस्ती करने को बोलते हैं स्पाउस करना। बढ़े आगे। कर दीज फैक्टर्स should have driven India to take a more emphatic position against both the indiscriminate rocket attacks into Israel, in which 12 people were killed, and the disproportionate bombing of Gaza, which has claimed at least 230 lives, including over 60 children. कह रहा है ये जो फैक्टर्स हैं ऊपर वाले जो हमने देखे, कह रहा है इन्होंने ड्रिवन करना चाहिए था इंडिया को। इन फैक्टर्स ने हमको आगे बढ़ाना चाहिए था, ड्राइव करना चाहिए था कि हम लेते और ज़्यादा एम्फेटिक पोजीशन को, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले पोजीशन को। और किसके खिलाफ? दोनों ही चीज़ों के खिलाफ। एक तो अंधाधुंध रॉकेट अटैक के खिलाफ जो इजराइल में हो रहे हैं हमास से, और जिसके अंदर 12 आदमी मारे गए हैं, 12 पीपल वर किल्ड। और दूसरा जो एक्सेसिव बॉम्बिंग हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा बम फेंके जा रहे हैं गाजा पे, जिसने क्लेम कर दिया है 230 जिंदगियों को शामिल है, जिसमें 60 बच्चे। तो हमें दोनों ही चीज़ों को देखना है। दोस्ती यारी अलग जगह है, लेकिन अगर काम गलत हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है, तो दोनों चीज़ों को हमें कंडेम करना चाहिए, एम्फेटिक पोजीशन को लेना चाहिए। फैक्टर्स की वर्ब है शुड हैव बीन ड्रिवन, शुड हैव ड्रिवन, है ना। एम्फेटिक मतलब समझदारी भरा, अंडरस्टैंडिंग भरा। डिस्प्रोपोर्शनेट जानते हैं आप, जरूरत से ज़्यादा हो। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब है अंधाधुंध। बाकी आप देख लेना, बहुत ही सिंपल आर्टिकल था आज का। मेरे हिसाब से ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत जहाँ आएगी वो है आपका क्विज़। मैं आपको दिखा देता हूँ। आज का वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, काम भी ज़्यादा था। बहुत सिंपल क्विज़ है। अगर इतनी वीडियो देखी है ना, 5 में से 5 नंबर आने चाहिए। आज एक भी बंदे का मुझे 4 भी नहीं चाहिए मुझे, है ना, 5 ही चाहिए। लग जाओ भी फटाफट से, क्विज़ को सॉल्व कर दो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, साथ में हिंट भी डाल दूंगा, है ना, क्यों वो आंसर है उसकी हिंट भी बाजू में मिल जाएगी। मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में। ये स्टडीज़ पब्लिश हो रही हैं चैनल पे, आज भी हुई है एक ब्लैक फंगस पे। तो स्टडीज़ मैं रोज़ लेकर के आ रहा हूँ। अगर आप नॉलेज के शौकीन हैं गेन करने के, ज़रूर से इनको फॉलो करें। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।